हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, शाम के 5 बजने वाले हैं और देखिए दिन भर की तमाम बड़ी खबरें पंचनामा में लेकर हाजिर हैं हम 5 एंकर्स। और दिन की सबसे बड़ी खबर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का चीन को संसद से कड़ा संदेश। चीन की मंशा कतई भारत को मंजूर नहीं है। शगुन बिल्कुल रोमाना, इसके साथ ही आपको बताएंगे कैसे पूरे देश में लगा है प्याज का आपातकाल। बिल्कुल शगुन, साथ ही बात राजनीति की भी होगी। बिहार चुनाव में अब की बार किसकी बाहर, करेंगे बात पंचनामा में। जी तो चलिए शुरुआत करते हैं दिन की बड़ी खबर से। और दिन की बड़ी खबर, राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने बीजेपी सांसद रवि किशन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लोग जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। फिल्म इंडस्ट्री के ड्रग्स कनेक्शन को लेकर अभिनय की दुनिया से राजनीति में आई दो हस्तियां आज एक दूसरे के सामने हैं। कल बीजेपी सांसद रवि किशन ने बॉलीवुड के ड्रग का मुद्दा संसद में उठाया था। आज जया बच्चन ने उनके बयान को शर्मनाक करार दे दिया। Yesterday, one of our members in the Lok Sabha spoke, who is from the industry, against, I'm not taking a name, against the film industry. It's a shame. जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं, गलत बात है। I need the protection. The industry needs the protection and support of the government. Thank you. अब आपको सुनाते हैं कि सांसद रवि किशन ने ऐसा क्या कहा था जो जया बच्चन को चुभ गया। दुख की बात है कि इस प्रकार की गतिविधियां हमारी इंडस्ट्री के द्वारा भी, जहां पे स्टारों को देखा जाता है, उनको रोल मॉडल माना जाता है, तो मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं, अपनी सरकार से, जो हिसाब से आज हम लोग एकदम इनको चारों तरफ पकड़ रहे हैं, तो ये सख्त कार्रवाई की जाए, दोषियों को जल्द पकड़ा जाए। और आपको ये भी बता दें कि जया बच्चन के बयान के बाद रवि किशन ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत की और बातचीत में बताया कि उन्हें उम्मीद थी कि जया बच्चन उनका समर्थन करेंगी, लेकिन उनके बयान से उन्हें दुख पहुंचा। जया जी, मैं आपको एबीपी न्यूज के माध्यम से कहना चाहता हूं, मैंने कहा था कि फिल्म इंडस्ट्री में ये ड्रग कार्टेल जो घुसा है, जो लोग पेडलर्स घुसे हैं, जो हमारी इंडस्ट्री के, हमारे बच्चों को, हमारे एक्टर्स को बर्बाद कर रहे हैं, जो अंदर एक बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ धंधा कर रहे हैं, उन नेक्सस को, उनकी कमर तोड़नी है। और ये काम है आपका भी, हमारा। मुझे लगा आप मेरा साथ देंगे, आप सीनियर हैं, आप मेरा समर्थन देंगे कि रवि सही कह रहा है। आप हमारी सीनियर हैं जया जी, आप हमारी इंडस्ट्री की सीनियर हैं। आई वॉज वेटिंग कि दैट यू विल सपोर्ट मी, बट आपका ये शब्द उनको बहुत बहुत हर्ट हुआ मैं। अच्छा देखिए, संसद में दिया जया बच्चन के बयान के बाद अभिनेत्री कंगना रनौत ने भी जया बच्चन पर सवाल उठा दिया। समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने संसद में फिल्म इंडस्ट्री पर उठ रहे सवालों पर कहा कि कुछ लोग राजनीतिक प्रभाव में बयानबाजी कर रहे हैं। इस पर कंगना ने ट्वीट किया, जया जी क्या आप तब भी यही कहती अगर मेरी जगह आपकी बेटी श्वेता को किशोरावस्था में पीटा गया होता, ड्रग्स दिए गए होते और शोषण होता? क्या आप तब भी यही कहती अगर अभिषेक लगातार धमकियां शोषण की बात करते और एक दिन फांसी से झूलते पाए जाते? थोड़ी हमदर्दी हमसे भी दिखाइए। बॉलीवुड से जया के समर्थन में भी आवाजें उठ रही हैं। फिल्म निर्देशक अनुभव सिन्हा ने जया बच्चन का बयान ट्वीट करते हुए लिखा कि जया जी को सादर प्रणाम भेजता हूँ, जिनको पता नहीं वो देख लें, रीढ़ की हड्डी ऐसी दिखती है। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। रिया चक्रवर्ती फिलहाल न्यायिक हिरासत में है और 2 बार उनकी जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। एनडीपीएस की विशेष कोर्ट का आदेश अब सामने आया है, जिससे पता चला है कि अदालत ने जांच एजेंसी एनसीबी की दलीलों को काफी अहम माना है। रिया चक्रवर्ती की जमानत याचिका को खारिज करते हुए एनडीपीएस की विशेष अदालत ने अपने आदेश में साफ तौर पर लिखा है कि एनसीबी ने अदालत को जानकारी दी है कि रिया से पूछताछ के दौरान कई अहम जानकारियां निकल के सामने आई हैं, कई अहम नामों का खुलासा हुआ है, जिससे ड्रग के एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश हो सकता है। रिया की जमानत याचिका खारिज करते हुए एनडीपीएस की विशेष अदालत ने अपने आदेश में कहा कि रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत एक दूसरे के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे। रिया चक्रवर्ती का भाई शौविक चक्रवर्ती रिया के कहने पर सुशांत सिंह राजपूत के लिए ड्रग्स मंगवाता था। जांच एजेंसी एनसीबी के पास इससे जुड़े हुए चैट और तथ्य भी मौजूद हैं। एनसीबी के मुताबिक पूछताछ के दौरान रिया ने कई और लोगों का भी नाम लिया है। एनसीबी फिलहाल उन लोगों का भी पता लगा रही है जिनका रिया ने पूछताछ के दौरान नाम लिया है। ऐसे में अगर आरोपी को जमानत दी जाती है तो जांच प्रभावित हो सकती है।
और चलिए पंचनामा में आगे बढ़ते हैं। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में चीन के मुद्दे पर बोलते हुए भारतीय जवानों के शौर्य की तारीफ की और चीन को संदेश दिया कि किसी को हमारी क्षमता पर शक नहीं करना चाहिए। हमारे बहादुर जवानों ने जहां संयम की जरूरत थी वहां संयम रखा तथा जहां शौर्य की जरूरत थी वहां शौर्य प्रदर्शित किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन से अध्यक्ष महोदय ये अनुरोध करता हूं कि हमारे दिलेर जवानों की वीरता एवं उनके बहादुरी की भूरी भूरी प्रशंसा की जानी चाहिए। और देखिए, रक्षा मंत्री के इस बयान से पहले चीन के जासूसी कांड में आज फिर एक बड़ा खुलासा हुआ है। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक चीन की नजर पूर्वोत्तर भारत पर है और वहां के नामचीन लोगों का डेटा चुराया जा रहा है। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने दावा किया है कि चीन की कंपनी जेनहुआ डेटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी न सिर्फ देश के 1350 वीवीआईपीज की जासूसी कर रही है, बल्कि पूर्वी भारत के राज्यों और जम्मू कश्मीर लद्दाख के प्रभावशाली लोगों पर भी इसकी नजर थी। अखबार के मुताबिक अरुणाचल, असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के 180 नामचीन लोगों का निजी डेटा चुराया जा रहा था। ये वो राज्य हैं जो चीन के करीब हैं और सामरिक लिहाज से भारत के लिए बेहद अहम है। लद्दाख में एलएसी पर तनाव के दरमियान चीन की जासूसी कंपनी अकेले कश्मीर घाटी और लद्दाख के कम से कम 30 नेताओं और अफसरों पर नजर रख रही थी। जिन बड़े लोगों पर चीन की नजर थी उसमें केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती, मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा और नागालैंड के सीएम नेफ्यू रियो भी शामिल हैं। सिर्फ जासूसी कांड ही नहीं, आपको बता दें चीन भारत के कारोबार को भी चौपट करने की साजिश रच रहा है। इसके लिए एक चीनी कंपनी भारतीय पेमेंट और डिलीवरी एप्स की जासूसी करके डेटा इकट्ठा कर रही है। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस के खुलासे के बाद चीन की साजिश का पर्दाफाश हो गया है। इसके मुताबिक चीनी आईटी कंपनी जेजुआ डेटा भारतीय पेमेंट और डिलीवरी एप्स की जासूसी कर इनका रिकॉर्ड इकट्ठा कर रहा है। जिनकी जासूसी की जा रही है उनमें पेमेंट एप्स, सप्लाई चेन, डिलीवरी एप्स, टेक स्टार्टअप और शहरी यातायात एप्स समेत आम लोगों के इस्तेमाल में आने वाले कई एप्स हैं। जानकारों के मुताबिक अभी तो सिर्फ एक कंपनी का पता चला है और इसकी पूरी आशंका है कि चीन ने इस काम में और कई कंपनियों को लगा रखा है। जेनुआ कंपनी, केवल ये एक कंपनी ही 30 लाख हस्तियों पर नजर रखती है। 500 करोड़ न्यूज और सोशल मीडिया इनपुट्स के माध्यम से, और ये एक कंपनी है। ऐसी अन्य कंपनियां और चीनी सरकारी संस्थाएं अवश्य होंगी। अच्छा देखिए, चीन जो है वो एलएसी पर युद्ध की तैयारियों में जुटा हुआ है। खुफिया एजेंसियों ने एक बार फिर से चीन की नापाक चाल का पर्दाफाश किया है। एलएसी पर जारी तनाव के बीच चीन बातचीत की आड़ में युद्ध की तैयारी कर रहा है। खुफिया एजेंसियों से मिली जानकारी के मुताबिक चीन एलएसी फाइबर ऑप्टिकल केबल का जाल बिछा रहा है। सेना को पैंगोंग लेक के दक्षिणी हिस्से में इस साजिश के सबूत मिले हैं। जानकारी के मुताबिक एलएसी पर चीन अपनी सेना के कम्युनिकेशन के लिए फॉरवर्ड पोजीशन पर अंडरग्राउंड केबल बिछा रहा है ताकि चीनी सैनिकों के बीच बातचीत और फील्ड फॉर्मेशन में आसानी हो। यानी साफ है कि चीन एलएसी पर लंबे समय तक रुकने की तैयारी कर रहा है। इस खतरनाक साजिश के पीछे चीन का शैतानी दिमाग है। जासूसी कांड के खुलासे के बाद से चीन को डर है कि कहीं भारतीय एजेंसियां एक बार फिर कहीं चीन की चालबाजियों को बेनकाब न कर दें। इसी वजह से चीन अंडरग्राउंड केबल का नेटवर्क का जाल बिछा रहा है। और देखिए, इस बार बिहार की जनता जनप्रतिनिधियों से उनके कामों का हिसाब मांग रही है और यही वजह है कि नेताओं को जनता के बीच से उल्टे पांव लौटना पड़ रहा है। तस्वीरें बिहार के मुंगेर जिले की हैं, जहां एक घर में आम पंचायत चल रही है। इस पंचायत में बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री शैलेश कुमार भी मौजूद हैं। दरअसल मंत्री जी इलाके के इंदर रुख में जनसंपर्क के लिए पहुंचे थे तो जनता ने मंत्री से कामों का हिसाब मांगा। आप लोग हमको एक टास्क दीजिए, आपको रोड चाहिए कि बिजली चाहिए कि सिंचाई चाहिए। हम बैठे रहे उस दरवाजे पर 1-1.5 घंटा के बीच बात हुई वहाँ। इसी हिसाब किताब के दौरान गर्मागर्म बहस हुई और इसी बहस में मंत्री जी ने गांव के मुखिया के खिलाफ अपशब्द का प्रयोग किया, जिसके बाद लोगों ने मंत्री जी का जमकर विरोध किया। नतीजा, मंत्री जी को हाथ जोड़कर चुपचाप निकलना पड़ा। इस चुनावी माहौल में बिहार के विधायकों को इस बार जनता के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। अगर यही हाल रहा तो नीतीश सरकार के लिए इस बार का ये चुनाव महंगा साबित हो सकता है।
और चलिए पंचनामा में अगली खबर का रुख करते हैं, जो कि आम आदमी की जेब से जुड़ी हुई खबर है। जब प्याज की बढ़ती कीमतों से जनता के आंसू निकलने लगे, तब जाकर सरकार जागी है। सरकार ने प्याज के निर्यात पर रोक लगाई। देश में प्याज 50 रुपए किलो तक पहुंच गया है, लिहाजा सरकार ने प्याज को विदेशों में भेजने पर फिलहाल रोक लगा दी है। डीजीएफटी यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने सभी तरह के प्याज के निर्यात पर तुरंत प्रभाव से पाबंदी लगा दी है। इसमें बेंगलुरु, रोज और कृष्णापुरम प्याज भी शामिल है। प्याज के इन किस्मों के निर्यात पर अब तक कोई पाबंदी नहीं थी। असल में कोरोना महामारी के चलते पिछले कुछ महीनों के दौरान प्याज का जमकर निर्यात हुआ है। भारत ने अप्रैल से जून महीने के दौरान 19 करोड़ 8 लाख डॉलर के प्याज का निर्यात किया। सबसे ज्यादा प्याज बांग्लादेश, मलेशिया, यूएई और श्रीलंका को भेजा गया। लेकिन घरेलू बाजार से प्याज गायब होने लगा तो उसकी कीमतें बढ़ गईं। लिहाजा सरकार ने सभी तरह के प्याज का निर्यात रोक दिया है। देखिए, प्याज के निर्यात पर पाबंदी से व्यापारियों में नाराजगी है। नासिक में आज किसान व्यापारियों ने प्रदर्शन कर विरोध जताया। कुछ दिन पहले तक 15 से 20 रुपए किलो बिकने वाला प्याज अब 50 रुपए प्रति किलो बिकने लगा है। दिल्ली, बेंगलुरु, प्रयागराज समेत तमाम शहरों में प्याज की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी की जेब पर बड़ा बोझ डाल दिया है। देश भर में प्याज की उपलब्धता बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने प्याज की हर किस्म के निर्यात पर रोक लगा दी है, ताकि घरेलू बाजारों में प्याज की कीमतों पर नियंत्रण पाया जा सके। मैं मौजूद हूं इस समय गाजीपुर मंडी में, जहां पर भी प्याज की कीमत में बढ़ोतरी हो गई है। अब जो थोक की दुकानें हैं, वहां पर भी प्याज की कीमत 5 से 7 रुपए तक की बढ़ गई है। कीमतों पर काबू के लिए सरकार ने निर्यात पर रोक लगाई तो नासिक की प्याज मंडी में व्यापारी नाराज हो गए। एनसीपी प्रमुख शरद पवार के मुताबिक प्याज उत्पादक क्षेत्रों में सरकार के फैसले के खिलाफ गुस्सा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें, वामपंथी नेता सीताराम येचुरी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली दंगों को लेकर के दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के इशारे पर एक तरफा कार्रवाई कर रही है। दिल्ली दंगों के आरोप में गिरफ्तार उमर खालिद को पुलिस ने 10 दिन की रिमांड पर ले लिया है। शॉर्ट फिल्म निर्माता राहुल रॉय, डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता सबा दीवान और जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल दंगों को लेकर पूछताछ कर रही है। स्पेशल सेल के अधिकारियों के मुताबिक उमर ही दिल्ली दंगों का मुख्य साजिश करता है। क्राइम ब्रांच की ओर से दायर चार्जशीट में भी उमर के नाम का जिक्र है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक दंगों से पहले जनवरी में खालिद सैफी और ताहिर हुसैन से उमर खालिद की शाहीन बाग में मुलाकात हुई थी। वहीं दंगों की साजिश रची गई थी, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आने पर कुछ बड़ा करने की योजना बनी थी, ताकि सीएए और एनआरसी को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाया जा सके। दंगों के आरोपियों पर कार्रवाई को लेकर सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ने सवाल उठाए हैं। इशारे पे किया जा रहा है, क्योंकि सीआईए का विरोध करना, इस सरकार के जो नीति के खिलाफ जो जाना, संविधान को बचाने की बात किसी को कहना है, ये इस सरकार की नीतियों के खिलाफ है। इसके इशारे पर हो रहा कमेंट्स सीधा सीधा यूनियन होम मिनिस्टर के तहत काम करती है दिल्ली पुलिस। अगली खबर का रुख करते हैं। मुंबई में पूर्व नेवी अफसर की पिटाई करने वाले शिवसेना के 6 कार्यकर्ताओं को पुलिस ने दोबारा गिरफ्तार किया। बाद में हालांकि सबको कोर्ट से जमानत मिल गई। मुंबई में पूर्व नेवी अफसर की पिटाई के इस वीडियो को नजरअंदाज करना पुलिस को भारी पड़ गया। आरोपियों को गिरफ्तारी के कुछ घंटे ही बाद थाने से जमानत पर रिहा करने के बाद मुंबई पुलिस चौतरफा निशाने पर आ गई। जब दबाव बढ़ा तो मारपीट करने वाले 6 आरोपियों के खिलाफ नई धाराएं लगाकर उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों के खिलाफ धारा 452 भी जोड़ी गई है। ये धारा किसी के घर में जबरन घुसने पर लगाई जाती है। ये धारा गैर जमानती है। सभी आरोपियों को बोरीवली कोर्ट ने 15-15 हजार की मुचलके पर जमानत दे दी है। कोर्ट ने कहा कि जब भी पुलिस बुलाएगी उन्हें थाने में हाजिरी देनी होगी। इस बीच पीड़ित पूर्व नेवी अफसर मदन शर्मा ने राज्यपाल से मुलाकात कर घटना की जानकारी दी। कई दिनों से जो हादसा हो रही है उस विषय में उनको बतलाया गया। वो बोले कि हम सब जान रहे हैं, उनके पास अपडेट होती रहती है। तो हम लोग जो कुछ भी मांग किया हुआ है उस पर वो आश्वासन दिए हुए हैं कि हम बात करेंगे इस पर और बतलाएंगे। आप लोगों ने राष्ट्रपति शासन की भी कुछ मांग की है, राज्यपाल से भी? जी, राष्ट्रपति शासन के लिए मांग किया हुआ है। अगली खबर पंजाब से, जहां के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी को गिरफ्तारी से राहत मिल गई है। मामले की अगली सुनवाई 4 हफ्ते बाद होगी।
अपने खिलाफ अपहरण और हत्या की एफआईआर दर्ज होने के बाद से फरार चल रहे पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी को आज अंतरिम राहत मिल गई। सैनी की तरफ से जारी अग्रिम जमानत अर्जी पर नोटिस जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। पूर्व डीजीपी सैनी को पंजाब पुलिस 29 साल पुराने एक अपहरण और हत्या के केस में ढूंढ रही है। 1991 में चंडीगढ़ के एसएसपी सुमेध सिंह सैनी एक आतंकी हमले में बाल बाल बचे थे। इस हमले की जांच में चंडीगढ़ पुलिस ने मोहाली के बलवंत सिंह मुल्तानी को गिरफ्तार किया था। अदालत से रिमांड लेने के बाद पुलिस ने मुल्तानी को पंजाब के गुरदासपुर से भगोड़ा करार दिया गया था। 1991 की इस घटना पर मोहाली पुलिस ने बलवंत सिंह मुल्तानी के भाई की शिकायत पर इसी साल मई महीने में अपहरण की एफआईआर दर्ज की। सरकारी गवाहों का आरोप है कि पुलिस रिमांड में टॉर्चर से बलवंत मुल्तानी की मौत हो गई थी। बाद में पंजाब पुलिस ने अपहरण के केस में हत्या की धाराएं भी जोड़ दी। और पंचनामा में आगे बढ़ते हैं, अगली खबर भी पंजाब से, जहां पुलिस ने बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया है। पुलिस ने खालिस्तान के समर्थक 2 संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया है। पंजाब में खालिस्तानी आतंकियों की एक और साजिश को पुलिस ने नाकाम कर दिया है। खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के इशारे पर काम करने वाले 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों तरन तारन के रहने वाले हैं और आतंकी हमले की साजिश रचकर पंजाब का अमन खराब करने की प्लानिंग कर रहे थे। गिरफ्तार आरोपियों के नाम पर हरजीत सिंह उर्फ राजू और शमशेर सिंह शेरा है। पुलिस ने दोनों की निशानदेही पर 5 पिस्टल, 1 रिवॉल्वर और कारतूस बरामद किए हैं। ये दोनों आरोपी अमृतसर की जेल में बंद खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स से संबंधित लोगों से तालमेल बनाए हुए थे। पंचनामा में एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब आपको एक अहम अपडेट दे देते हैं। भारत में कोरोना मरीजों की तादाद आज बढ़कर 49 लाख के आंकड़े को पार कर गई। देश में कोरोना मरीजों के बढ़ने की रफ्तार में कमी नहीं आ रही है। कल देश में कोरोना के 50 लाख केस हो जाने की आशंका है। देश में कोरोना के 49,30,236 मरीज हो गए हैं। इनमें से एक्टिव केस 9,90,061 हैं। अब तक 38,50,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 8,38,012 नए मामले सामने आए हैं। ब्रेक के बाद पंचनामा में एक बार फिर आपका स्वागत है और अब आपको दिखाते हैं एक हैरत अंगेज तस्वीर। बिहार के पूर्णिया में गांव का एक स्कूल देखते ही देखते नदी में समा गया। यहां की कनकई नदी में लगातार कटान जारी है। गांव वालों ने प्रशासन से कटान रोकने की गुजारिश की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसका नतीजा ये हुआ कि आज स्कूल की इमारत नदी में समा गई। आगे बढ़ते हैं पंचनामा में, अगली खबर का रुख करते हैं। पंजाब के कई शहरों में आज किसानों ने जमकर बवाल किया। जगह जगह हाईवे पर जाम लगाकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की किसानों ने। ये तस्वीरें पंजाब के खन्ना की है। यहाँ किसानों ने दिल्ली अमृतसर हाईवे पर जाम लगा दिया। किसानों को मंडी के आड़ती, मुनीम यूनियन और मजदूरों का भी साथ मिला। ये लोग केंद्र सरकार के खेती अध्यादेश का विरोध कर रहे हैं। कुछ ऐसा ही हाल गुरदासपुर में दिखा। यहाँ के कुछ इलाकों में तो सोमवार से ही जाम लगा रखा है। किसानों का कहना है कि जब तक कृषि अध्यादेशों को वापस नहीं लिया जाता, उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। किसानों के धरने के कारण कई जगह ट्रैफिक डाइवर्ट करना पड़ा। किसानों ने कृषि अध्यादेश को किसानों के खिलाफ बताया है और इसे वापस लेने की मांग की है। और अब इंसानियत को शर्मसार करने वाली एक खबर। गाजियाबाद में एक महिला ने अपनी बेटी के साथ छेड़छाड़ की पुलिस में शिकायत की तो आरोपी ने उसके साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। सड़क पर दौड़ाकर एक महिला की सरेआम पिटाई करने की तस्वीरें गाजियाबाद के कविनगर इलाके की हैं। महिला को जमीन पर गिराकर ये शख्स ताबड़तोड़ घूंसे मारने लगा। इसके बाद पास में रखी लोहे की कुर्सी भी उठाकर उसके सिर पर दे मारी। इस शख्स की गुंडागर्दी के इलाके में ऐसी दहशत है कि महिला पर हमले के दौरान कोई इसे रोकने के लिए आगे नहीं आया। पिटाई की वजह से महिला कुछ देर के लिए वहीं अचेत हो गई। आरोपी के चले जाने के बाद भी लोग मदद के लिए हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। काफी देर बाद कुछ लोगों ने महिला को उठाया और उसे घर पहुंचाया। बताया जा रहा है कि आरोपी इलाके में अक्सर लड़कियों के साथ छेड़खानी करता रहता है। महिला ने इसकी शिकायत पुलिस से की थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की तो आरोपी की हिम्मत बढ़ गई और उसने इस घटना को अंजाम दिया। ये वीडियो सामने आने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। नगर थाना क्षेत्र में एक मामला सामने आया था जिसमें एक वृद्ध महिला के ऊपर किसी ने कुर्सी से हमला किया था। इसमें जांच पड़ताल करी गई तो पता चला ये इनका पड़ोसी था जिसका नाम सुनील चौधरी है। इनका इससे पूर्व में भी कुछ विवाद रहा है। जब ये मामला पुलिस के संज्ञान में आया तो महिला जो है उनको मेडिकल चिकित्सा उपलब्ध कराई गई। साथ ही साथ जो इसमें उनकी तहरीर थी उसके आधार पर इसे मुकदमा पंजीकृत कर लिया है।
और चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर मुंबई से, जहां शव की अदला बदली के मुद्दे पर बीजेपी ने अस्पताल के बाहर प्रदर्शन किया। मुंबई के सायन अस्पताल के बाहर नारेबाजी कर रहे बीजेपी कार्यकर्ता अस्पताल के कर्मचारियों पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। इनके मुताबिक अस्पताल में किडनी तस्करी का रैकेट चल रहा है। डाउट लग रहा है, ये ह्यूमन पार्ट्स निकाल रहा है ये लोग। इनका पूरा अरेस्ट करके इंक्वायरी करो। मेरा मांग यही है, जो गलत किया उनका डॉक्टर को अरेस्ट करो, अरेस्ट करके इंक्वायरी करो। यहाँ का ऑपरेशन क्यों हुआ, ये ऑपरेशन गलत किया, ह्यूमन पार्ट निकाला, इनका चलती वो बॉडी दूसरे को दिया है। दरअसल इस अस्पताल में 28 साल के अंकुश की मौत हो गई थी। अस्पताल में इस युवक का शव दूसरे शव से बदल दिया गया था। अब परिजनों का आरोप है कि अंकुश की किडनी निकाल ली गई थी, इसलिए उसके शव की जगह दूसरा शव दिया गया। और अब आपको ओडिशा लेकर चलते हैं, जहां अस्पताल के बाहर एक कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत हो गई, लेकिन उसकी मदद के लिए अस्पताल का कोई डॉक्टर या कर्मचारी आगे नहीं आया। ये तस्वीरें कोरोना से लड़ते हमारे लाचार सिस्टम की वानगी पेश करती हैं। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, लेकिन इसे देखना जरूरी है, क्योंकि तभी कोरोना के खिलाफ जंग में बार बार दम तोड़ते सिस्टम का सच सामने आ सकेगा। इस महिला का पति अस्पताल के गेट के बाहर अचेत होकर गिर गया। रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी। महिला इलाज के लिए उसे ढेकानाल के इस अस्पताल तक ले आई, लेकिन दरवाजे पर ही वो गिर गया। फिर महिला मदद के लिए चिल्लाई, खुद सीपीआर देने की कोशिश की, लेकिन यहाँ जरूरत उन एक्सपर्ट्स हाथों की थी जिन्होंने मरीजों की सेवा की शपथ ली है। उन्होंने अपने हाथ समेट लिए और इस शख्स ने अस्पताल के गेट पर ही दम तोड़ दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश में नाम बदलने की सियासत एक बार फिर शुरू होने जा रही है। इस बार योगी सरकार ने आगरा में बन रहे मुगल म्यूजियम का नाम बदलने की तैयारी कर ली है। ताजमहल की वजह से दुनिया में मशहूर आगरा में इस वक्त मुगल म्यूजियम का निर्माण हो रहा है, लेकिन योगी सरकार ने म्यूजियम का नाम बदलने का फैसला लिया है। मुगल म्यूजियम को अब मुगलों के सबसे बड़े विरोधी छत्रपति शिवाजी के नाम से जाना जाएगा। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका ऐलान किया। इस फैसले के बाद योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया, आगरा में निर्माणाधीन म्यूजियम को छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से जाना जाएगा। आपके नए उत्तर प्रदेश में गुलामी की मानसिकता के प्रतीक चिन्हों का कोई स्थान नहीं। हम सब के नायक शिवाजी महाराज हैं। जय हिंद, जय भारत। ताजमहल के पूर्वी गेट पर बन रहे मुगल म्यूजियम को 2015 में अखिलेश सरकार के दौरान मंजूरी मिली थी, लेकिन अब म्यूजियम का नाम बदलकर योगी आदित्यनाथ ने एक तीर से दो शिकार किए हैं। एक तरफ तो उन्होंने हिंदुत्व की राजनीति को और पुख्ता किया है, तो दूसरी तरफ छत्रपति शिवाजी महाराज के बहाने शिवसेना की सियासत पर बीजेपी का दावा मजबूत किया है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। उत्तराखंड के केदारनाथ में साल 2013 में भीषण बाढ़ आई थी। हजारों लोग शिकार हुए इसका। कुछ मिले, कुछ अब तक लापता हैं, और जो नहीं मिले उन्हें खोजने की कोशिश एक बार फिर से शुरू हो रही है। 7 साल पुरानी तस्वीरें हैं, एक ऐसी त्रासदी जो कई हजार लोगों को उनके अपनों से छीन ले गई। केदारनाथ मंदिर के पीछे से सैलाब आया था, सब बह गया, मलबे में दब गया। देश भर के लोग आए थे, जो नहीं मिले। आज तक उनको खोजने की एक और कोशिश शुरू हो गई है। आपदा के करीब 4000 लोगों के शरीर निकाले गए थे। स्थानीय लोगों का कहना है कि बाढ़ में करीब 6000 लोग नहीं मिले। अब तक कुछ पता नहीं चल पाया। इलाका दुर्गम है, पर अब फिर तलाश होगी। सर्च टीम बनाई गई है इस वर्ष के लिए। वो टोटल 10 है। ये प्रत्येक टीम में एक उप निरीक्षक, 2 कांस्टेबल SDRF के, 1 कांस्टेबल जनपद पुलिस का, ये 4 लोग की टीम होगी। इसके साथ इन कुछ टीमों में हमने गाइड, लोकल गाइड और पोर्टर भी अवेलेबल कराए हैं। स्थानीय लोग SDRF की टीम के साथ मिलकर जो दल बना रहे हैं, वो 1 सप्ताह तक सर्च अभियान चलाएगा। देखिए, अहमदाबाद में कोरोना संक्रमण के गंभीर खतरे के बीच भी लोग मास्क लगाने को तैयार नहीं है। नतीजा ये कि पुलिस ने ऐसे लापरवाह लोगों पर कार्रवाई करके 4 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूल किया है। तस्वीरें ध्यान से देखिए, किसी के चेहरे पर मास्क नहीं है। कुछ लोग तो पुलिस या मीडिया के कैमरे को देखकर मास्क पहन लेते हैं। तस्वीरें अहमदाबाद की हैं, जहां अब तक कोरोना के 31,000 से ज्यादा केस आ चुके हैं। अहमदाबाद में अब तक कोरोना से 1700 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। हर रोज शहर की सड़कों पर बिना मास्क लगाए लोग पकड़े जा रहे हैं, जिनसे पुलिस ने भारी भरकम जुर्माना वसूला है। 1,76,582 लोगों को दंड किया गया है। पुलिस कार्रवाई के आंकड़ों के मुताबिक अहमदाबाद में 15 अगस्त से मास्क न लगाने पर जुर्माने की राशि बढ़ाकर 1000 कर दी गई है। 15 अगस्त के दिन मास्क न पहनने पर 212 लोगों से 2,12,000 रुपए वसूले गए।
13 सितंबर को पुलिस ने 1520 लोगों को मास्क न पहनने पर चालान किया और 15,20,000 रुपए वसूले। अगस्त से सितंबर तक के बीच ऐसे मामलों में 616% का उछाल आया है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहाली के एक युवा ने ऐसा मास्क तैयार किया है जिससे आपकी पहचान भी नहीं छुपेगी और संक्रमण से सुरक्षा भी मिलेगी। आपकी टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर में दिख रहा मास्क लगाने पर किसी को ठीक ठाक पहचानने में दिक्कत हो सकती है। वहीं दूसरी तस्वीर में दिख रहे मास्क लगाने पर तुरंत किसी को पहचाना जा सकता है। नए तरह का मास्क बनाया है पंजाब के मोहाली के मानिक गर्ग ने। मास्क के ठीक सामने पारदर्शी प्लास्टिक लगाई गई है और इसके चारों तरफ मास्क का फैब्रिक लगाया गया है, जिससे सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मानिक ने इस खास मास्क का पेटेंट भी अप्लाई किया है। मैंने इसका पेटेंट भी अप्लाई किया है और जिन लोगों को ये शिकायत थी या प्रॉब्लम थी कि हमारी फेस की आइडेंटिटी चली गई है, इस मास्क से उसका प्रॉपर सोल्यूशन है। और अगली खबर का रुख करते हैं। कोरोना संकट के चलते इस बार गुजरात में गरबा की रौनक देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि सरकार कुछ पाबंदी के साथ आयोजन की इजाजत देने के संकेत दे रही है, लेकिन आयोजक इससे साफ इनकार कर रहे हैं। ये तस्वीरें हैं गुजरात में गरबा के रौनक की, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते ये रौनक इस साल नहीं दिखेगी। हालांकि गुजरात सरकार ने कुछ छूट के साथ गरबा के आयोजन के संकेत दिए हैं, लेकिन गरबा के बड़े आयोजक कोरोना के चलते इसके लिए तैयार नहीं हैं। तो 2 हाथ जोड़ के उनको मैं विनती करना चाहता हूं कि इस बार ये गरबा करने का जो आग्रह है उससे आप मुक्त होके माता जी की आराधना कोई और तरीके से करने की सोचिए। गुजरात में नवरात्रि के मौके पर हर साल गरबा का आयोजन होता है, जिसमें सबसे मशहूर वडोदरा का गरबा माना जाता है। इसमें एक एक पंडाल में 50 से 60 हजार लोग इकट्ठा होते हैं। ऐसे में अगर इस गरबा में इतनी भीड़ जमा हुई तो कोरोना का विस्फोट हो सकता है। हालांकि गरबा रद्द करने के फैसले से विदेश में रहने वाले गुजरात के लोग थोड़े दुखी तो हैं, लेकिन फैसले को सही मानते हैं। वेरी सैड टू हियर कि इस साल हम नवरात्रि नहीं मनाएंगे, बट मुझे लगता है कि इस पैंडेमिक सिचुएशन के अंदर वही जो डिसीजन लिया गया है वही बेहतर है। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। कल हिंदी दिवस था। बेंगलुरु में कल हिंदी के प्रति गुस्सा दिखा, पर इजराइल में हिंदी के लिए प्यार दिखा। हिंदी दिवस के दिन हुई 2 घटनाओं की तस्वीर को देखिए। पहली तस्वीर अपने ही देश कर्नाटक के KSR रेलवे स्टेशन की है, जहां हिंदी में लिखे नाम को कुछ लोग हटा रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर इजराइल की है, जहां एक इजरायली नागरिक हिंदी में गाना गा रहा है। देश के संविधान में हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है, लेकिन गैर हिंदी राज्यों पर हिंदी भाषा को थोपा नहीं गया है। न ही हिंदी भाषा को जबरदस्ती मनवाने की बात की गई है। ऐसे में कुछ कट्टर संगठनों द्वारा हिंदी का विरोध करने की बात समझ नहीं आती। एक तरफ पूरी दुनिया हिंदी भाषा को सम्मान दे रही है, लोग नमस्ते को अभिवादन का हिस्सा बना रहे हैं, तो दूसरी तरफ देश में हिंदी का विरोध करने की घटना निराश करती है। और अगली खबर पाकिस्तान से है, जहां सुन्नी समुदाय अब शियाओं के खून का प्यासा हो गया है। बलूच लोगों की जान सुरक्षित नहीं है, यहां तक कि महिलाएं भी सुरक्षित नहीं है। कुछ इस तरह से पाकिस्तान में शियाओं के घरों पर हमले हो रहे हैं। जरा इन मौलवियों पर गौर कीजिए। चाकू तलवारों से आगे निकलो, कोई हैंड करने, कोई छोटा मोटा छर्रे वाला बम भी फाड़ो। शियाओं की मस्जिद के बाहर शिया काफिर के नारे लग रहे हैं। ये आज का पाकिस्तान है, जहां शियाओं को मजबूरी में #शिया लाइफ मैटर्स ट्रेंड करना पड़ रहा है। 2001 से 2018 के बीच सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 4,847 शियाओं को मौत के घाट उतार दिया गया। वहीं गैर सरकारी आंकड़ों के मुताबिक ये संख्या 10,000 से ज्यादा है। आतंकी संगठन सिपाह सहाबा के नेतृत्व में हजारों लोग शिया विरोधी प्रदर्शन में सड़कों पर उतर आए हैं। वहीं अब बलूचों का दर्द भी सुन लीजिए। जुर्म फिर भी बंद नहीं हो रहा है, इसकी क्या वजह? हामिद मीर साहब, आप क्या बात कर रहे हैं? यहाँ पे ओकाड़ा में कब्रिस्तान के अंदर फ्रेशली बेरिड औरतों को नहीं छोड़ा जाता। ये मुझे अफसोस और शर्म आ रही है ये बात। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदू और ईसाइयों का सफाया लगभग किया जा चुका है। अब आरोप लग रहा है कि इमरान खान की अगुवाई में शिया समुदाय के सफाई का काम चल रहा है। अगली खबर का रुख करते हैं। अमेरिका में टिकटॉक नहीं बिकेगा। पेरेंट कंपनी बाइडांस ने माइक्रोसॉफ्ट या ऑरेकल को टिकटॉक बेचने से मना कर दिया है। टिकटॉक के मालिकाना हक वाली चीनी कंपनी बाइडांस ने माइक्रोसॉफ्ट का ऑफर ठुकरा दिया है। कंपनी ने कहा है कि वो टिकटॉक के बिजनेस को माइक्रोसॉफ्ट को नहीं बेचेगी।
वहीं बाइडांस कंपनी ने अमेरिका में टिकटॉक को चलाने के लिए ओरेकल के साथ टेक्निकल पार्टनरशिप की है। ये फैसला अमेरिका सरकार के प्रतिबंध से बचने के लिए लिया गया है। ट्रंप ने 15 सितंबर तक बिजनेस बेचने या बैन लगाने का आदेश दिया था। वहीं चीनी सरकार ने कानून बनाकर आदेश दिया था कि उसकी मर्जी के बिना IT कंपनियां कारोबार नहीं बेच पाएंगी। भारत में जून में टिकटॉक को बैन कर दिया गया था। इसके अलावा 58 अन्य चीनी ऐप्स को बैन किया गया था। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आप देख रहे हैं पंचनामा। भारत में टिकटॉक बंद होने का फायदा कई कंपनियां उठाना चाहती हैं और इसी में गूगल भी शामिल हो गया है। ये है गूगल शॉर्ट्स की तस्वीरें, जिसे बीटा वर्जन को यूट्यूब सबसे पहले भारत में उतारने जा रहा है। मकसद है फोन के जरिए 15 सेकंड तक का वीडियो बनाना। यूट्यूब कई महीनों से इस ऐप पर काम कर रहा था। शॉर्ट ऐप में 4 मुख्य चीजें होंगी। पहली, मल्टी सेगमेंट कैमरा ताकि अलग अलग क्लिप को जोड़ा जा सके। दूसरा, म्यूजिक लाइब्रेरी ताकि अपनी पसंद का म्यूजिक आसानी से चुना जा सके। स्पीड कंट्रोल ताकि यूजर अपनी क्रिएटिविटी दिखा सके। और टाइमर, जिसमें टाइम और काउंटडाउन चल सके। यूट्यूब ने एक बड़ा बदलाव भी किया है। अब स्क्रीन में नीचे के बटनों में प्लस का निशान जोड़ा गया है और नोटिफिकेशन अब ऊपर चला गया है। अगर प्लस का साइन दबाने पर क्रिएट शॉर्ट वीडियो आ रहा है तो इसका मतलब ये सुविधा आपके लिए उपलब्ध है।